हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। रेलवे टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज है उसका ये फिफ्थ पार्ट है। इसमें आज हम मौर्योत्तर भारत से प्रीवियस ईयर्स में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ये रेलवे के जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं, रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी, इन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रेलवे अपने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर्स को बहुत ज़्यादा रिपीट करता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मौर्योत्तर भारत। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीनतम स्मृति है? विष्णु धर्मशास्त्र, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति और डी है नारद स्मृति। तो जो इसमें से सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है, मनु स्मृति। मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति है। मनुस्मृति के रचनाकार मनु को ही माना जाता है, ठीक है, और इसकी रचना 184 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व के बीच में मानी जाती है। तो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध में शाही मौर्यों के ठीक बाद उत्तराधिकारी कौन थे? कुषाण, पांडे, सातवाहन और फोर्थ ऑप्शन है सुंग। तो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है, मींस की सुंग। मौर्यों के ठीक बाद मगध पर सुंग राजवंश ने शासन किया था। 185 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ था, जिसकी हत्या उसी के जो मंत्री था पुष्यमित्र सुंग, उसने कर दी थी और फिर उसने सुंग वंश की स्थापना की थी। जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? ए ऑप्शन सातकर्णी, बी सुशर्मा, सी है वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी और चौथा है देवभूति। तो जो सुंग वंश का अंतिम शासक था वो देवभूति था। सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। इसकी हत्या इसके सचिव वसुदेव द्वारा 75 ईसा पूर्व में कर दी गई थी और फिर इसके उपरांत वसुदेव ने कण्व वंश की नींव रखी थी। तो जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश का शासक था? शुंग वंश का, कुषाण वंश का, राष्ट्रकूट वंश का या फिर सातवाहन वंश का? तो जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी होगा, सातवाहन वंश का। गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का 23वां तथा सबसे महान शासक था। ठीक है, 23वां शासक था ये सातवाहन वंश का और सबसे महान शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहनों के अधिकतर सिक्के किस धातु के मिले हैं? ए ऑप्शन है शीशे के, बी है पीतल के, सी ऑप्शन है सोने के और डी है चांदी के। तो इनमें से जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है, शीशे के। सातवाहनों के अधिकतर सिक्के शीशे धातु से बने हुए मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक संवत किस वर्ष से शुरू हुआ? ए ऑप्शन है ईसा से 58 वर्ष पूर्व, बी है ईसा की मृत्यु के 58 वर्ष बाद, सी है ईसा के जन्म के 78 वर्ष बाद और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो ईसा के जन्म के 78 वर्ष बाद शक संबंध शुरू हुआ था। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। कुषाण वंश के जो शासक थे कनिष्क प्रथम, ठीक है, उन्होंने शकों पर विजय पाने के उपलक्ष्य में ईसा के जन्म के 18 वर्ष बाद शक संवत प्रचलित किया था। ठीक है, और इसे शालिवाहन संवत भी कहा जाता है। ठीक है, और जो शक संवत है वो भारत का राष्ट्रीय संवत है। ठीक है, और इसको भारतीय संविधान ने 22 मार्च 1957 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में ग्रहण किया था। तो जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, ईसा जन्म के 78 वर्ष बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम संवत एवं शक संवत में कितने वर्ष का अंतर है? तो जो विक्रम संवत है उसकी शुरुआत हुई थी 57 ईसा पूर्व में। ठीक है, और जो शक संवत है उसकी जो शुरुआत हुई थी वो 78 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो इन दोनों में अगर हम अंतर देखें तो वो 135 वर्षों का है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हेलियोडोरस के बैसनगर अभिलेख से उल्लेख होता है? ए ऑप्शन है संकर्षण और वासुदेव का, बी ऑप्शन है संकर्षण वासुदेव एवं प्रद्युमन का, सी ऑप्शन है सभी 5 वीरों का, और डी है वासुदेव का। तो जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी होगा, मींस की वासुदेव का। हेलियोडोरस के बैसनगर अभिलेख से वासुदेव का उल्लेख मिलता है। जो हेलियोडोरस था वो तक्षशिला के यमन शासक एंटिओलकिड्स एंटिओलकिड्स था, उसका राजदूत था। तो जो तक्षशिला का जो यमन शासक था एंटिओलकिड्स, उसका राजदूत था कौन? हेलियोडोरस। ठीक है, और उसने क्या किया था, जो बैसनगर में वासुदेव के सम्मान में गणोध्वज की स्थापना की थी। तो जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में चिकित्सा शास्त्र पर ग्रंथ लिखा था? आर्यभट्ट ने, नागार्जुन ने, बाराहमिहिर ने, या फिर चरक ने? तो जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है, चरक ने। आयुर्वेद के मर्मज्ञ चरक कनिष्क के राजवैद्य थे। ठीक है, और जिन्होंने औषधि शास्त्र पर चरक संहिता नामक एक ग्रंथ लिखा था। ठीक है, और जिसे हम भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश भी मानते हैं। ठीक है, और इन्हें ही आयुर्वेद का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो जो चिकित्सा शास्त्र पर जिन्होंने ग्रंथ लिखा था वो कौन थे? चरक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसा पूर्व द्वितीय सदी में कागज बनाने की कला को किसने खोजा? ए ऑप्शन है चीनियों ने, बी है रोमनों ने, सी है ग्रीकों ने, और डी है मंगोलों ने। ठीक है, जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है, मींस की चीनियों ने। कागज बनाने की कला ईसा पूर्व द्वितीय सदी में चीनियों द्वारा खोजी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी दो सभ्यताओं ने गांधार कला शैली की रचना में सहायता प्रदान की है? ठीक है, ए ऑप्शन है भारतीय एवं रोमन, बी ऑप्शन है भारतीय एवं मिस्री, सी ऑप्शन है यूनानी एवं रोमन, और डी ऑप्शन है भारतीय एवं यूनानी। तो जो भारतीय एवं यूनानी संस्कृतियों के जो मिलन से ही गांधार कला की उत्पत्ति हुई थी। तो जो गांधार कला शैली की जो रचना में सहायता प्रदान की थी वो भारतीय एवं यूनानी ने की थी। सही होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क की राजधानी थी अमरावती, कन्नौज, मथुरा, या पेशावर? चार फोर्थ ऑप्शन है पेशावर। ठीक है, तो जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है, पेशावर। ठीक है, जो कुषाण वंश के प्रसिद्ध शासक थे कनिष्क, ठीक है, उनकी जो राजधानी थी वो पेशावर थी। ठीक है, अच्छा, मथुरा उनकी द्वितीय राजधानी थी, और उनके शासन काल में जो उत्तर भारत का जो मुख्य केंद्र था वो था मथुरा, उनकी द्वितीय राजधानी। लेकिन अगर उनकी मुख्य राजधानी की बात करें तो वो पेशावर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया? अशोक, हर्ष, कनिष्क, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो कुषाणों ने चीन से ईरान तथा पश्चिम एशिया तक जाने वाले रेशम के मार्ग को अपने नियंत्रण में रखा हुआ था कुषाणों ने। ठीक है, क्योंकि यह उनके साम्राज्य से होकर गुजरता था। ठीक है, और इस मार्ग पर उनकी जो आय का सबसे बड़ा स्रोत था वो ये था कि यहाँ से जो आने जाने वाले व्यापारी थे वो बहुत ज्यादा अधिक कर देते थे। ठीक है, तो जो इस पर नियंत्रण किसने बनाए रखा था? कनिष्क, कुषाणों ने। ठीक है, तो जो सही होगा वो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी है, मींस की कनिष्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? ए ऑप्शन है धर्म, बी है कला, सी है साहित्य, और डी है वास्तुकला। तो जो कुषाण काल में कला के क्षेत्र में सबसे ज्यादा विकास हुआ था। ठीक है, तो जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर क्या है? बी ऑप्शन है। ठीक है, और कुषाण काल में ही जो गांधार कला है वो सर्वप्रथम इसी समय प्रकाश में आई थी, गांधार कला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, या फिर हर्षवर्धन? ठीक है, तो
जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी है, मीन्स की कनिष्क। कनिष्क भी बौद्ध मतानुयायी था, मीन्स की उसने अशोक की भांति ही बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। ठीक है, और बौद्ध अनुश्रुति में कनिष्क को अशोक के समान ही बताया गया है, अतः द्वितीय अशोक हम किसको बोलते हैं, कनिष्क को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी, मतलब कि सोने की मुद्राएं चलाई थी। ए ऑप्शन है ग्रीक वासियों ने, बी ऑप्शन है मौर्यों ने, सी है कुषाण शासकों ने, और डी है शुंगों ने। तो जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, कुषाण शासकों ने। कुषाण शासकों ने बड़ी मात्रा में सोने की मोहरें चलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग प्रदेश के महान शासक हुए। ए ऑप्शन है अशोक, बी है खारवेल, सी है अजातशत्रु, और डी है चंद्रगुप्त। तो जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है, खारवेल। जो कलिंग प्रदेश के महान शासक थे वो खारवेल थे। हाथी गुम्फा अभिलेख से कलिंग प्रदेश के शासक के रूप में खारवेल का उल्लेख मिलता है, और खारवेल जो थे वो चेदी वंश के थे, और इन्हें महाराज, महामेघ वाहन एवं कलिंगाधिपति भी कहा गया है, और ये जैन धर्म के संरक्षक थे। तो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही वंश क्रम है, मौर्य, शुंग, कुषाण, गुप्त। बी ऑप्शन है शुंग, मौर्य, कुषाण, गुप्त, सी ऑप्शन है मौर्य, गुप्त, कुषाण, शुंग, और डी ऑप्शन है गुप्त, मौर्य, शुंग, कुषाण। तो जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है, मौर्य, शुंग, कुषाण, गुप्त। सबसे पहले मौर्यों का शासनकाल था, फिर इसके बाद में शुंग, फिर कुषाण, और फिर गुप्त। जो मौर्य थे वो 323 से 184 ईसा पूर्व तक थे। फिर इसके बाद में शुंगों का शासनकाल था, जो कि 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व तक माना जाता है। फिर इसके बाद में कुषाण 58 ईसा पूर्व से 174 ईस्वी तक। ठीक है, फिर इसके बाद में गुप्त 319 ईस्वी से 550 ईस्वी तक। तो जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर होगा ए, मौर्य, शुंग, कुषाण, और फिर इसके बाद में गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक था। तो जो गुप्त वंश का संस्थापक था वो ए ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, बी ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, सी ऑप्शन है श्रीगुप्त, और डी ऑप्शन है कुमारगुप्त। जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी होगा सही, श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक जो था वो श्रीगुप्त था। लेकिन अगर कभी जब क्वेश्चन ये पूछा जाता है एग्जाम में कि गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था या फिर किसे माना जाता है, तो वो चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, जिसने कि 319 ईस्वी से 335 ईस्वी तक शासन किया था। तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त, लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक अगर बोले तो वो माना जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं। ए ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, बी ऑप्शन है समुद्रगुप्त, सी ऑप्शन है विक्रमादित्य, और डी है स्कंदगुप्त। तो जो इतिहासकार स्मिथ थे उन्होंने भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा है। तो जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी है, समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त गुप्त साम्राज्य का एक प्रमुख शासक था। ठीक है, और इसके समय में गुप्त साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ था। ठीक है, तो जो भारत का नेपोलियन है वो किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। ए ऑप्शन है समुद्रगुप्त, बी ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, सी ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, और डी ऑप्शन है स्कंदगुप्त। तो जो विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी गुप्त शासक को, तो वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय। मींस की जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय को। गुप्त वंशीय शासक जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, उन्होंने शकों पर विजय के बाद विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ठीक है, और कुछ चांदी के सिक्के भी जारी किए थे। ठीक है, और उनकी अन्य उपलब्धियां भी हैं, विक्रमांक, विक्रमादित्य, और परम भगवत भी इन्हें माना जाता है।
तो जो गुप्त वंश के शासक थे चंद्रगुप्त द्वितीय, उनको विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग माना जाता है। ए ऑप्शन है राजपूत काल को, बी है गुप्त काल को, सी ऑप्शन है चोल काल को और डी ऑप्शन है मौर्य काल को। तो जो गुप्त काल है, गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग माना जाता है। सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, गुप्त काल को। गुप्त काल में भारत की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति काफी अच्छी थी। ठीक है, चारों ओर शांति का माहौल था। ठीक है, और कला और संस्कृति के क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रगति हुई थी। ठीक है, तो इस वजह से गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग माना जाता है। सही होगा, सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था। ए ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, बी ऑप्शन है रामगुप्त, सी ऑप्शन है स्कंदगुप्त और डी ऑप्शन है समुद्रगुप्त। तो जो कुतुब मीनार के पास में जो स्थित है लौह स्तंभ, उसे चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। ठीक है, यह माना जाता है कि जो दिल्ली का जो लौह स्तंभ है वो चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। ठीक है, इसकी विशेषता यह है कि आज भी इसकी चमक धुंधली नहीं हुई है। ठीक है, और इस पर चंद्र नामक राजा का उल्लेख है। तो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री हुआयहान किसके शासनकाल में भारत आया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ए ऑप्शन है कनिष्क, बी ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, सी ऑप्शन है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और डी ऑप्शन है समुद्रगुप्त। तो जो चीनी यात्री था फायहान, वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में 399 ईस्वी में 399 ईस्वी में भारत आया था तथा 414 ईस्वी तक उसने भारत के विभिन्न भागों में भ्रमण किया था। 399 ईस्वी में आया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में। सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, और 399 से उसने 414 ईस्वी तक भारत के विभिन्न भागों में भ्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को कहते थे। ए ऑप्शन पर्ण, बी ऑप्शन है रूपक, सी ऑप्शन है दीनार और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो गुप्त राजाओं द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के थे उनको रूपक कहते थे। जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी है, रूपक। ठीक है, इनका निर्माण सिक्कों की तरह ही किया गया था। ठीक है, और इनका वजन 30 ग्रेन से 35 ग्रेन तक होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारह मिहिर थे एक महान। ए ऑप्शन है कवि, बी ऑप्शन दार्शनिक, सी ऑप्शन है खगोलविद और डी है ज्योतिषी। तो जो बारह मिहिर थे वो एक खगोलविद थे 6ठी सदी में। खगोल शास्त्र पर उनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं बृहद संहिता तथा पंच सिद्धांतिका है। ठीक है, तो बृहद संहिता कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि बृहद संहिता पंच सिद्धांतिका के लेखक कौन है, तो वो थे बारह मिहिर। वो कौन थे, एक प्रसिद्ध खगोलविद थे। सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उल्लेखित राजाओं का निम्न में से कौन सा एक कालक्रम सही है। ए ऑप्शन है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, फिर समुद्रगुप्त है, बी ऑप्शन है समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और फिर कुमारगुप्त प्रथम, सी ऑप्शन है कुमारगुप्त प्रथम, फिर चंद्रगुप्त और डी ऑप्शन है समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और फिर इसके बाद कुमारगुप्त। तो जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और फिर इसके बाद में कुमारगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त के पश्चात उनके पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय थे जो विक्रमादित्य राजा हुए। ठीक है, और फिर उनके पश्चात उनके ज्येष्ठ पुत्र
कुमारगुप्त प्रथम राजा हुए थे, ठीक है। और फिर कुमारगुप्त के पश्चात स्कंदगुप्त राजा हुए थे, ठीक है। जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ? ए ऑप्शन है चालुक्य छापों के, बी ऑप्शन है ग्रीक आक्रमण के, सी ऑप्शन है हूण आक्रमण के, और डी है पल्लव छापों के। तो इनमें से जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, हूण आक्रमणों के। हूण आक्रमण की वजह से जो गुप्त साम्राज्य था उसका पतन हुआ था, ठीक है। हालांकि स्कंदगुप्त ने हूणों को परास्त किया था, ठीक है, लेकिन फिर इसके बाद उसने उत्तर पश्चिमी सीमा को सुरक्षित करने का प्रयास नहीं किया, ठीक है। और बार बार हूणों के आक्रमण के बावजूद गुप्त राजाओं ने उन्हें रोकने के लिए कोई ठोस योजना नहीं बनाई, और इस वजह से गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया। तो जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, हूण आक्रमणों के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक ने आक्रमणकारी हूणों से अपने साम्राज्य की सफलतापूर्वक सुरक्षा की? ये ऑप्शन है स्कंदगुप्त, बी ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, सी ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, और डी ऑप्शन है समुद्रगुप्त। तो जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने आक्रमणकारी हूणों से अपने साम्राज्य की सफलतापूर्वक सुरक्षा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास थे, ये ऑप्शन हर्षवर्धन शासनकाल में नाटककार, बी ऑप्शन है गुप्त काल के खगोल शास्त्री, सी ऑप्शन है गुप्त काल के कवि, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो कालिदास थे वो गुप्त काल के कवि थे, महान कवि माने जाते हैं गुप्त काल के। इन्होंने कई ग्रंथों की रचना की थी, जिनमें से अभिज्ञान शाकुंतलम सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य, ठीक है। और जो कालिदास हैं उनको भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यभट्ट भारत के प्रसिद्ध थे। ए ऑप्शन है कवि, बी ऑप्शन है भौतिक विज्ञानी, सी ऑप्शन है गणितज्ञ, और डी ऑप्शन है वैद्य। तो जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, गणितज्ञ। आर्यभट्ट गुप्त काल में भारत की प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, ठीक है। इन्होंने सर्वप्रथम दशमलव प्रणाली के बारे में बताया था, ठीक है। और इनकी प्रसिद्ध जो पुस्तकें हैं वो सूर्य सिद्धांत एवं आर्यभट्टीय है, ठीक है। सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक ने शांति प्रिय एवं वैदेशिक संबंध स्थापित किया था? ए ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, बी ऑप्शन है कुमारगुप्त, सी ऑप्शन है स्कंदगुप्त, और डी है चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। तो जो कुमारगुप्त था, कुमारगुप्त का लगभग 40 वर्ष का जो शासनकाल था वो बहुत ही शांति एवं सुव्यवस्थित ढंग से था, ठीक है। तो जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है, कुमार गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री हेनसांग ने निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया था? ए ऑप्शन है अशोक, बी ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, सी ऑप्शन है हर्ष वर्धन, और डी ऑप्शन है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो जो चीनी यात्री था हेनसांग, उसने 629 ईस्वी से 644 ईस्वी में हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान में भारत का दौरा किया था। तो जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, मींस की हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बौद्ध संत और चीन से भारत आए तीर्थ यात्री ने बौद्ध धर्म की पवित्र रचनाओं का अनुवाद संस्कृत से चीनी भाषा में किया था? ठीक है। ए ऑप्शन है फाइहान, बी ऑप्शन है हेनसांग, सी ऑप्शन है आईचिंग, और डी है 200। तो जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, आईचिंग। तो आईचिंग थे जो चीन से भारत आए थे, और उन्होंने जो बौद्ध धर्म की पवित्र रचनाएं थी उनका अनुवाद संस्कृत से चीनी भाषा में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने तख्त देश के ब्राह्मण स्वयं खेती करते थे कहा है? ए ऑप्शन है हेनसांग,
बी है मेगास्थनीज, सी ऑप्शन है फाइहान और डी ऑप्शन है निकिटन। ठीक है, तो जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है, हेनसांग। चीनी यात्री हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, और उसने 6 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन भी किया था। ठीक है, और उसकी जो भारत यात्रा का वृत्तांत सी यू की नाम से जो एक पुस्तक है उसमें जाना जाता है। ठीक है, और उसी में ही इस कथन को दिया गया है कि तख्त देश के ब्राह्मण स्वयं खेती करते थे। तो ये किसने कहा था? हेनसांग ने। और ये किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के। सही ऑप्शन ए होगा, हेनसांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न यात्रियों का सही कालानुक्रम है। ए ऑप्शन है फाइहान, फिर हेनसांग, फिर मेगास्थनीज। बी ऑप्शन है हेनसांग, इत्सिंग और थॉमस रो। सी ऑप्शन है हेनसांग, फाइहान, इत्सिंग और डी ऑप्शन है हेनसांग, फाइहान और फिर इसके बाद में थॉमस रो। तो जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है, हेनसांग, इत्सिंग और थॉमस रो। सबसे पहले अगर अपन लोग देखें तो मेगास्थनीज आया था। मेगास्थनीज 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। ठीक है, फिर फाइयान आया। फाइयान 375 से 415 ईस्वी में। तो ये कहाँ पे? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के उसमें आया था। ठीक है, फिर हैंसवांग हैंसवांग आया। हैंसवांग आया था 629 ईस्वी में, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। फिर हैंसवांग के बाद में इत्सिंग आया। इत्सिंग 700 से 712 ईस्वी में आया था। ठीक है, फिर इसके बाद में थॉमस रो आया। थॉमस रो 1615 से 1619 ईस्वी में मुगल शासक जो जहांगीर थे उनके दरबार में आया था। और इसी वजह से जो थॉमस रो है वो लास्ट में। ठीक है, तो हेनसांग, इत्सिंग और थॉमस रो। सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन ने शासन किया था 8वीं शताब्दी के दौरान, 9वीं शताब्दी के दौरान, 7वीं शताब्दी के दौरान, इनमें से कोई नहीं। तो जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, 7वीं शताब्दी के दौरान। जो पुष्यभूति वंश के शासक थे हर्षवर्धन, ठीक है, उनने 7वीं शताब्दी के दौरान 606 से 647 ईस्वी में शासन किया था। ठीक है, और उनकी जो राजधानी थी वो कन्नौज थी। तो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, 7वीं शताब्दी के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष की आत्मकथा निम्नलिखित में से किसने लिखी है? ए ऑप्शन फिरदौसी, बी ऑप्शन है बाणभट्ट, सी ऑप्शन है बारामीर और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है, बाणभट्ट। ठीक है, तो जो हर्ष के दरबारी कवि थे बाणभट्ट, उन्होंने ही हर्षचरित की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक है। ए ऑप्शन हर्षवर्धन, बी ऑप्शन कादम्बरी, सी ऑप्शन है रत्नावली और डी ऑप्शन है 10 कुमार चरित। तो जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, रत्नावली। हर्षवर्धन ने 3 नाटकों का रचना की थी, 3 नाटकों की रचना की थी। पहला था प्रियदर्शिका और फिर रत्नावली और नागानंद। तो जो सी ऑप्शन है वो सी ऑप्शन सही होगा, रत्नावली, जो किसके द्वारा रचित है? हर्षवर्धन द्वारा रचित एक नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन ने निम्नलिखित में से किसे हराया था? गोविंद तृतीय, कर्क द्वितीय, तैला प्रथम या फिर पुलकेशिन द्वितीय को। तो जो हर्ष है, हर्षवर्धन ने पुलकेशिन द्वितीय को 634 ईस्वी में नर्मदा नदी के तट पर एक युद्ध में हराया था। तो जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के राज्यकाल में एक बड़ा बौद्ध मठ कहाँ स्थित था? 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन पाटलिपुत्र, बी ऑप्शन है वैशाली, सी ऑप्शन है कांचीपुरम और डी है नालंदा। तो जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है, नालंदा। हर्षवर्धन के राज्यकाल में एक बड़ा बौद्ध मठ नालंदा में स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कन्नौज के हर्ष के समय निम्नलिखित में से कौन सा बंगाल का समकालीन राजा था? ए ऑप्शन है शशांक, बी ऑप्शन है ध्रुवसेन, सी ऑप्शन है पुलकेशिन द्वितीय और डी ऑप्शन है भास्कर वर्मा। तो जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है शशांक। कन्नौज के शासक हर्षवर्धन के समय बंगाल का समकालीन राजा शशांक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? ए ऑप्शन है पाटलिपुत्र, बी ऑप्शन है उज्जैन, सी ऑप्शन है कन्नौज और डी है थानेश्वर। तो जो हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर था वो था कन्नौज। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। कन्नौज का प्राचीन नाम कान्यकुब्ज था, ठीक है, और हर्ष के समय में यह नगरी हिंदू बौद्ध विद्या और शिक्षा की केंद्र स्थली थी, ठीक है, और 7वीं से 12वीं सदी तक इसका बहुत ज्यादा विकास होता रहा था, ठीक है। तो जो हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर था वो था कन्नौज। सही ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामरूप किसका प्राचीन नाम है? ए ऑप्शन है बंगाल का, बी ऑप्शन है बिहार का, सी ऑप्शन है उड़ीसा का और डी है असम का। तो जो कामरूप है वो असम का ही प्राचीन नाम है, ठीक है। जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी है असम। और असम का एक नाम और है प्राग ज्योतिषपुर। प्राग ज्योतिषपुर नाम से भी असम को पहले जाना जाता था, ठीक है, और कामरूप भी इसका नाम था असम का, ठीक है। जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के पाल वंश का संस्थापक कौन था? ए ऑप्शन है दामोदर, बी है गोपाल, सी ऑप्शन है धर्मपाल और डी है देवपाल। तो जो बंगाल के पाल वंश था उसकी स्थापना गोपाल ने 750 ईस्वी में की थी। तो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा गोपाल, ठीक है, 750 ईस्वी में की थी। और गोपाल का पुत्र था धर्मपाल, ठीक है। तो धर्मपाल ने ही विक्रमशिला और सोमपुरी, ये प्रसिद्ध बिहार हैं वहीं पे, इनकी स्थापना की थी, ठीक है। विक्रमशिला की और सोमपुरी की किसने? धर्मपाल ने। और जो धर्मपाल था वो पुत्र था किसका? गोपाल का, जिसने की बंगाल के पाल वंश की स्थापना की थी 750 ईस्वी में। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी होगा गोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का प्राचीन नाम था? ए ऑप्शन है कामरूप, बी ऑप्शन है बत्सा, सी ऑप्शन है गौड़ और डी है वल्लभी। तो जो बंगाल का प्राचीन नाम था वो गौड़ था, सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। इस प्रदेश में प्रचुर मात्रा में गुड़ का निर्यात होने के कारण ही इसे गौड़ कहा जाता था, ठीक है। और यहाँ 9वीं 10वीं शताब्दी में पाल वंश का शासन था और जो हर्ष का समकालीन राजा था वो शशांक था, ठीक है। ये भी कभी कभी एग्जाम्स में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिल रामायण कृति है, मतलब कि तमिल रामायण की रचना की है किसने? ए ऑप्शन है अंदाल, बी ऑप्शन है जैन गोंदार, सी ऑप्शन है कंबन ने और डी ऑप्शन है रामानुज ने। तो जो तमिल रामायण है वो कंबन की रचना है, सी ऑप्शन है कंबन, वो सही है, सही होगा। चोल शासक कोलुतुंग तृतीय के शासनकाल के प्रसिद्ध कवि थे कंबन, ठीक है, और उन्हीं ने तमिल रामायण या फिर जिसको रामावतारम भी कहते हैं उसकी रचना की थी, ठीक है, और यह तमिल साहित्य का महाकाव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल राजा जिसे गंगईकोंड कहा जाता है वह कौन है? ए ऑप्शन है राजा राज, बी ऑप्शन है राजेंद्र, सी ऑप्शन है मुनिनीम और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो चोल राजा था कौन? राजेंद्र, उन्हें ही गंगईकोंड कहा जाता था। जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा राजेंद्र। राजेंद्र प्रथम ने पूर्वी भारत में गंगा नदी तक सफल सैनिक अभियान किया था, ठीक है, और इसी के पश्चात उन्होंने गंगईकोंड की उपाधि धारण की थी। तो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा राजेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चोल राजा ने श्रीलंका पर कब्जा किया था?
ए ऑप्शन है आदित्य प्रथम, बी ऑप्शन है राजराज प्रथम, सी ऑप्शन है राजेंद्र और डी है विजयालय। ठीक है, जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, राजेंद्र। चोल राजा थे राजेंद्र, जिन्होंने श्रीलंका पर कब्जा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? ए ऑप्शन है राज राजा प्रथम, बी ऑप्शन है राजेंद्र द्वितीय, सी ऑप्शन है पुलकेशिन द्वितीय और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यदि हम देखें चोल वंश के अंतिम शासक थे तो वो राजराजा द्वितीय थे, लेकिन तीनों ऑप्शन में राजराजा द्वितीय नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगर राजराजा प्रथम का शासनकाल देखें तो 985 ईस्वी से 1015 ईस्वी तक था। फिर इनके बाद में राजेंद्र द्वितीय का शासनकाल वो 1052 से 1064 ईस्वी तक था। फिर राजा द्वितीय का शासनकाल 1150 ईस्वी से 1173 ईस्वी था। इस प्रकार चोल वंश का जो अंतिम शासक है वो राजराजा द्वितीय थे। ठीक है, और जो पुलकेशिन द्वितीय है वो चालुक्य वंशीय शासक था। ठीक है, तो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में ग्रामीण समुदाय को बहुत सारे अधिकार दिए गए थे? ए ऑप्शन है चोल, बी ऑप्शन है मुगल, सी ऑप्शन है ब्रिटिश और डी ऑप्शन है पाल। तो जो चोल शासन था उसमें ग्रामीण प्रशासन के लिए ग्रामीण समुदाय को बहुत सारे अधिकार दिए गए थे। सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो चोल शासन अपने ग्रामीण प्रशासन के लिए काफी प्रसिद्ध था। ठीक है, और वहां पे ग्रामों में ना मुख्यतः दो तरह की संस्थाएं कार्य करती थी उस टाइम पे। एक पहली थी जिसका नाम उर था, उर। ठीक है, और दूसरी थी तो उसका नाम दूसरी सभा या फिर उसका महासभा नाम था। ठीक है, उर की जो बैठकें थी वो सभी ग्रामवासी सम्मिलित होते थे उन बैठकों में। ठीक है, और जो दूसरी संस्था थी सभा या फिर महासभा, ठीक है, तो उसमें जो ब्राह्मणों को जो दान में दिए गए ग्राम थे उनमें होती थी वो सभाएं। ठीक है, तो जो चोल का शासनकाल था उसमें ग्रामीण समुदाय को बहुत सारे अधिकार दिए गए थे। सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नौसैनिक शक्ति था? ए ऑप्शन है बहमनी, बी ऑप्शन है चालुक्य, सी ऑप्शन है चोल और डी ऑप्शन है राष्ट्रकूट। तो जो सी ऑप्शन है वो हमारा सही ऑप्शन होगा, चोल। जो चोल साम्राज्य था वो एक बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य था। ठीक है, जो कि दक्षिण भारत में फैला हुआ था। ठीक है, और इसकी जो नौसैनिक शक्ति थी वो बहुत ही प्रबल थी। इसकी सहायता से चोलों ने सुमात्रा, मालदीव और श्रीलंका इत्यादि इन साम्राज्यों पर विजय प्राप्त की थी। तो जो नौसैनिक शक्ति जिसकी बहुत ज्यादा थी वो कौन सा साम्राज्य था? चोल साम्राज्य था। सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है। ए ऑप्शन सुनियोजित प्रांतीय प्रशासन में, बी ऑप्शन है एक सुयोजित राजस्व प्रणाली में, सी ऑप्शन है एक संगठित केंद्रीय सरकार में और डी ऑप्शन था एक संगठित स्थानीय स्वशासन में। तो जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है, एक संगठित स्थानीय स्वशासन में। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश को निम्नलिखित में से किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? ए ऑप्शन है राजा जयसिंह, बी ऑप्शन है पुलकेशिन द्वितीय, सी ऑप्शन है विक्रमादित्य द्वितीय और डी ऑप्शन है तैलप द्वितीय। तो जो तैलप द्वितीय था उनके द्वारा राष्ट्रकूट वंश को उखाड़ फेंका गया था। ठीक है, सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी है, तैलप द्वितीय। 973 से 74 ईस्वी में चालुक्य राजा तैलप द्वितीय ने राष्ट्रकूट वंश के जो अंतिम शासक था कर्क द्वितीय, ठीक है, उसको परास्त कर दिया था 973 से 974 ईस्वी में। ठीक है, और राष्ट्रकूट राज्य के पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, और फिर वहां पे चालुक्य वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांड्यों का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र था।
ठीक है, तो जो पांड्यों का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र था वो था मदुरै। ठीक है, जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, मदुरै पांड्यों की राजधानी थी। ठीक है, और इस नगर का दूसरा नाम कदम्ब वन भी था। कदम्ब वन के नाम से भी इसे जाना जाता है। और हेनसांग ने इस नगर का उल्लेख मलकूट नाम से किया था। किसका? मदुरै का। ठीक है, तो जो पांड्यों का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र था वो क्या था? मदुरै। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लव राज्य की राजधानी थी। ए ऑप्शन है चेन्नपट्टनम, बी ऑप्शन है महाबलीपुरम, सी ऑप्शन है कांचीपुरम और डी है मदुरै। तो जो पल्लव राज्य की राजधानी थी वो थी कांचीपुरम। सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। जो सुदूर दक्षिण में शासन करने वाले पल्लव राजवंश थे उनकी राजधानी जो थी वो थी कांचीपुरम। ठीक है, और दक्षिण में चोलों को पराजित कर पल्लव राज्य की जो स्थापना थी वो सिंह विष्णु ने की थी। तो वो और राजधानी क्या थी? कांचीपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम भारत में चालुक्य साम्राज्य के बाद किसका साम्राज्य आया था? ये ऑप्शन है चोल, बी ऑप्शन है काकतीय, सी ऑप्शन है पल्लव और डी ऑप्शन है राष्ट्रकूट। तो जो पश्चिम भारत में चालुक्य साम्राज्य के बाद में जो साम्राज्य आया था वो साम्राज्य था राष्ट्रकूट। सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालुक्यों की राजधानी थी। ए ऑप्शन है हलेबिड, बी ऑप्शन है श्रीरंगपट्टनम, सी ऑप्शन है बादामी और डी ऑप्शन है मदुरै। तो जो चालुक्यों की जो राजधानी थी वो बादामी थी। सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, बादामी। बादामी या बातापी, बादामी को ही बातापी भी बोला जाता है, जो कि वर्तमान में कर्नाटक में बागलकोट जिले में स्थित है। ठीक है, कर्नाटक का जो बागलकोट जिला है वहां पे बातापी स्थित है। बातापी भी कहते थे इसको और क्या कहते हैं? बादामी भी कहते। ठीक है, तो ये चालुक्यों की राजधानी थी बादामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलकेशिन द्वितीय पराजित हुआ था। ये ऑप्शन है नरसिंह वर्मन द्वारा, बी ऑप्शन है सिंह विष्णु द्वारा, सी ऑप्शन है महेंद्र वर्मन द्वारा और डी ऑप्शन है राजा राज द्वारा। तो जो पुलकेशिन द्वितीय था वो नरसिंह वर्मन द्वारा पराजित हुआ था। सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, चालुक्य वंशीय जो पुलकेशिन द्वितीय था उसको पल्लव शासक नरसिंह वर्मन ने प्रथम द्वारा पराजित किया गया था। ठीक है, और बाद में नरसिंह वर्मन ने चालुक्य की राजधानी बातापी पर अधिकार करके और बातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। बातापी कोंड की उपाधि धारण की थी किसने? नरसिंह वर्मन ने। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किसे हराया? ठीक है, ए ऑप्शन है समुद्रगुप्त, बी ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, सी ऑप्शन है हर्षवर्धन और डी ऑप्शन है धर्मपाल। तो जो चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय था उसने हर्षवर्धन को हराया था। सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी है, हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालुक्यों ने अपना साम्राज्य कहां स्थापित किया था? ए ऑप्शन है सुदूर दक्षिण में, बी ऑप्शन है मालवा में, सी ऑप्शन है दक्षिण में और डी ऑप्शन है गुजरात में। तो जो चालुक्य थे चालुक्यों ने अपना साम्राज्य दक्षिण में स्थापित किया था। जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, दक्षिण। ठीक है, और जो सुदूर दक्षिण में पांड्यों का शासन था और मालवा में परमारों का शासन था। ठीक है, तो जो सही ऑप्शन होगा चालुक्यों ने अपना साम्राज्य कहां स्थापित किया था? तो वो दक्षिण में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों और उनके शासित क्षेत्रों के बीच में कौन सा बेमेल है? बेमेल है मतलब कि गलत है। ए ऑप्शन है पांडे बेलूर, बी ऑप्शन है होयसल द्वार समुद्र, सी ऑप्शन है यादव देवगिरी और डी ऑप्शन है काकतीय वारंगल। यदि हम यहाँ इनमें देखें तो इनमें जो ए ऑप्शन है ये ए ऑप्शन गलत दिया हुआ है।
जो पांड्यों की जो राजधानी थी वो मदुरै थी, ठीक है। और होयसल की राजधानी थी द्वार समुद्र। यादव जो थे उनकी राजधानी थी देवगिरी, और जो काकतीय थे काकतीयों की राजधानी थी वारंगल, ठीक है। तो ये तीनों ऑप्शन तो सही हैं, लेकिन जो फर्स्ट ऑप्शन है पांडे, उनकी राजधानी मदुरै थी, इस वजह से ये ऑप्शन है वो बेमेल है, मीन्स की गलत है, और यही ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? ए ऑप्शन है वसुमित्र ने, बी ऑप्शन है कल्लर ने, सी ऑप्शन है जयपाल ने, और डी है महिपाल। तो जो कल्लर नामक ब्राह्मण मंत्री थे, उन्होंने कश्मीर के शाही वंश के अंतिम शासक लगतुर्मान को अपदस्थ करके और वहां पर अपना अधिकार जमा लिया था, ठीक है। तो जो हिंदू शाही राजवंश को स्थापित किया था वो कल्लर ने किया था। सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंद शक्ति किस वंश के संस्थापक थे? ठीक है, तो जो बिंद शक्ति थे वो किस वंश के संस्थापक थे? ए ऑप्शन है काकतीय, बी ऑप्शन है चोल, सी ऑप्शन है बाकाटक, और डी ऑप्शन है पांडव, ठीक है। तो जो बिंद शक्ति थे वो बाकाटक वंश के संस्थापक थे। सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। और जो बाकाटक राजवंश की स्थापना है वो 255 ईस्वी के लगभग बिंद शक्ति ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन है यूक्लिड को, बी ऑप्शन है आर्यभट्ट को, सी ऑप्शन है बाराहमीर को, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो ज्यामिति का जनक कहा जाता है वो यूक्लिड को कहा जाता है। सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, यूक्लिड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश से जुड़े थे? ए ऑप्शन है परमार, बी ऑप्शन है चोल, सी ऑप्शन है मौर्य, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो साहित्य के प्रख्यात समर्थक थे, जो राजा भोज थे, वो परमार वंश से जुड़े थे। जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, परमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध चरित्र के लेखक हैं? ए ऑप्शन है आर्यभट्ट, बी ऑप्शन है अश्वघोष, सी ऑप्शन है मेगास्थनीज, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो बुद्ध चरित्र के लेखक हैं वो हैं हमारे अश्वघोष, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित की रचना की है? ए ऑप्शन है बाणभट्ट, बी ऑप्शन है अश्वघोष, सी ऑप्शन है आर्यभट्ट, और डी है कालिदास। तो जो हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित है उसकी रचना किसने की है? बाणभट्ट ने की है। सही होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ए ऑप्शन है समुद्रगुप्त, बी ऑप्शन है कुमारगुप्त, सी ऑप्शन है स्कंदगुप्त, और डी है विक्रमादित्य। तो जो कुमारगुप्त थे, कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, कुमारगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान के सभा कवि थे? ए ऑप्शन है कालिदास, बी ऑप्शन है चंद्रबरदाई, सी ऑप्शन है बाणभट्ट, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो पृथ्वीराज चौहान थे उनकी सभा में जो कवि थे वो थे चंद्रबरदाई, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में किस भाषा को प्रोत्साहन दिया गया था? ए ऑप्शन है पाली, बी ऑप्शन है संस्कृत, सी ऑप्शन है उर्दू, और डी ऑप्शन है हिंदी। तो जो गुप्त काल में जिस भाषा को प्रोत्साहन दिया गया था वो भाषा थी संस्कृत। सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य की अवधारणा, शून्य की धारणा समेत दशमलव संख्या प्रणाली किस राजवंश के दौरान भारत में चालू की गई थी? ए ऑप्शन है चोल वंश, बी ऑप्शन है गुप्त वंश, सी ऑप्शन है मौर्य वंश,
और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो भारत में शून्य की धारणा के समेत दशमलव प्रणाली की जो दौरान शुरू की गई थी वो था गुप्त वंश। तो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग दर्शन के संस्थापक थे। ए ऑप्शन है चरक, बी है पतंजलि, सी है कालिदास और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो योग दर्शन के संस्थापक थे वो थे पतंजलि। सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दशमलव प्रणाली का आविष्कार किसके शासनकाल में हुआ। ए ऑप्शन है मौर्य काल, बी ऑप्शन है गुप्त काल, सी ऑप्शन है मुगल काल और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो भारत में दशमलव प्रणाली का आविष्कार हुआ था वो गुप्त काल के दौरान हुआ था। जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको बीज गणित के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। ए ऑप्शन है आर्यभट्ट को, बी ऑप्शन है बाराहमीर को, सी ऑप्शन है कालिदास को और डी ऑप्शन है बाणभट्ट को। तो जो आर्यभट्ट हैं, आर्यभट्ट को बीज गणित के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनसोंग के भ्रमण के समय सूती वस्त्र उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध शहर कौन सा था। ए ऑप्शन है सूरत, बी ऑप्शन है मथुरा, सी ऑप्शन है दिल्ली और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो हेनसोंग के भ्रमण के समय सूती वस्त्र उत्पादन के लिए ये सबसे प्रसिद्ध शहर था वो शहर था मथुरा। जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी है मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी पुस्तक में किसका वर्णन है। मौर्य साम्राज्य का, दिल्ली सल्तनत का, कश्मीर का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी पुस्तक है उसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्य दर्शन के संस्थापक थे। ए ऑप्शन है पतंजलि, बी है चरक, सी है कपिल और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो सांख्य दर्शन के संस्थापक थे वो थे कपिल। तो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गणितज्ञ एवं खगोलयानी थे। मतलब गणितज्ञ भी थे और खगोलयानी भी थे। ए ऑप्शन है आर्यभट्ट, बी ऑप्शन है बाणभट्ट, सी ऑप्शन है धनवंतरी और डी थे बैताल। ठीक है, तो जो गणितज्ञ और खगोलयानी थे वो हैं हमारे आर्यभट्ट। ए ऑप्शन सही होगा। जो आर्यभट्ट थे वो आर्यभट्ट महान गणितज्ञ एवं खगोलयानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीत गोविंद के रचयिता कौन थे। ए ऑप्शन है आर्यभट्ट, बी ऑप्शन है बाणभट्ट, सी ऑप्शन है जयदेव और डी है चरक। ठीक है, तो जो सही ऑप्शन है वो है हमारे जयदेव। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी जयदेव। गीत गोविंद के रचयिता थे जयदेव। इसी के साथ ही ये हमारा 5th पार्ट मौर्योत्तर भारत कंप्लीट होता है, जिसके अंतर्गत हमने पिछले 18 वर्षों में सबसे ज्यादा बार जो पूछे गए क्वेश्चंस थे उनको किया है। ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज्यादा एग्जाम्स में पूछे गए हैं और डेफिनेटली आगे के जो एग्जाम्स होने वाले हैं उनके लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे।